Hello students, this video is part 3rd of the chapter Stars and the Solar System. So let's begin from the topic constellation. तो जब आप नाइट के टाइम स्काई में देखते हैं तो आपको स्टार्स की एक ग्रुपिंग दिखाई देती होगी. इट मीन्स आपको बहुत सारे स्टार्स दिखते होंगे अलग अलग ग्रुप बनाए हुए. सो द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकग्नाइजेबल शेप इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन. क्या होता है कॉन्स्टेलेशन? इसमें ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के और जो एक रिकग्नाइजेबल शेप बनाते हैं. इट मीन्स ऐसी शेप बनती है जिस शेप को आप ऑलरेडी जानते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, राइट. कॉन्स्टेलेशन डिवाइस की गई थी एंशियंट पीपल के थ्रू टू बी एबल टू रिकग्नाइज स्टार्स इन द स्काई, कि वो स्टार्स को पहचान सके स्काई में. तो इसलिए उन्होंने ऐसी शेप अपने माइंड में सोच ली थी, ऐसी ऐसी शेप्स. तो द शेप्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन रिजेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू दोज पीपल. तो उन्होंने कॉन्स्टेलेशन की शेप उन ऑब्जेक्ट से रिजेंबल की जिन्हें वो पहले से जानते थे. तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन. तो आप इन कॉन्स्टेलेशन को इजीली पहचान सकते हो स्काई में. इसके लिए आपको क्या करना है? व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन लुक्स लाइक एंड वेयर टू लुक फॉर इट इन द स्काई. आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टेलेशन को आपको अगर देखना है तो आपको किस डायरेक्शन में देखना है, राइट. तो अगर आप देखें समर के टाइम में इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, तब आपको अर्सा मेजर दिखाई देगा. फिगर 17.11 में ए पार्ट, अर्सा मेजर विच इज़ ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, द ग्रेट बेयर और द सप्तऋषि. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम खुद सजेस्ट कर रहा है सप्तऋषि, तो इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं इस कॉन्स्टेलेशन में. आप देख सकते हो ए पार्ट में जो ग्रेट बियर है इसमें आप 7 स्टार्स देख सकते हो जो कि एक बिग डिपर की जैसी शेप है, राइट. तो इट अपीयर्स लाइक अ बिग लेडल और अ क्वेश्चन मार्क. ये जो शेप है ये एक बिग लेडल या क्वेश्चन मार्क से भी रिजेंबल कर रही है. 3 स्टार्स होंगे इसके हैंडल में, जैसे हैंडल होता है लेडल का, एंड 4 होंगे बाउल में, राइट. तो आप ऐसे देख सकते हो. In all ancient cultures, very interesting mythological stories have been associated with the various constellations. तो बहुत सारे constellation से related बहुत सारी interesting stories भी है, mythological stories, right? तो इसमें अगर हम आगे देखें, अर्सा मेजर सप्तऋषि ये एसोसिएट किया गया है with 7 well known ancient Indian sages और ऋषिज. इनको ऋषिज के नाम दिए गए हैं एज शोन इन फिगर. अकॉर्डिंग टू एंशियंट माइथोलॉजी, द 7 sages who formed the Saptarishi preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age. तो ये माना जाता है कि ये जो 7 स्टार्स हैं ये 7 ऋषियों के नाम पे इनका नाम रखा गया है और ये इनको पूरी नॉलेज थी अपनी वेदास के बारे में और ये इनको हर न्यू एज में लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, राइट. So now the question is, I have heard that we can locate the pole star with the help of Ursa Major. Ursa Major की हेल्प से पोल स्टार को भी हम लोकेट कर सकते हैं. फिगर 17.13 में देखिए, अर्सा मेजर में ये जो 2 स्टार्स हैं फ्रंट वाले, इनके अगर बिल्कुल स्ट्रेट वाले डायरेक्शन में हम देखें तो हमें यहाँ पे पोल स्टार नज़र आ जाएगा, राइट. तो ये इनके बिल्कुल अबव में होता है. In fact, all the stars appear to revolve around the pole star. और क्या लगता है कि जो पोल स्टार है उसके अराउंड जितने भी स्टार्स हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं. ओरियन is another well known constellation that can be seen during winter in the late evenings. ओरियन एक और वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है जो हमें कब दिखता है? विंटर के टाइम पे लेट इवनिंग में दिखता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट magnificent constellation in the sky and it also has 7 or 8 bright stars. इसमें भी 7 या 8 bright stars होते हैं और ओरियन को हम हंटर नाम से भी जानते हैं बिकॉज इसमें जो 3 मिडल स्टार्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बेल्ट ऑफ द हंटर. हंटर की बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. जो 4 ब्राइट स्टार्स होंगे वो क्वाड्रिलेटरल की शेप में होंगे.
आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 स्टार्स जो है ये बेल्ट बताते हैं हंटर की, और ये वाले जो स्टार्स हैं ये क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, राइट। Look along this line towards the east. This line will lead you to a very bright star. It is Sirius. अब देखिए आप, ये जो 3 स्टार्स लाइन से हैं जो बेल्ट बना रहे हैं हंटर की, उनकी स्ट्रेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक और ब्राइट स्टार लोकेट होगा विच इज़ नोन एज Sirius. Next is Cassiopeia is another prominent constellation in the northern sky. ये visible होता है night के time में in the early part of the night. It looks like a distorted letter W और M. Distorted letter W या M के जैसा ये हमें दिखाई देता है. So now next move to the सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम की जो पिक्चर है वो 17.17 फिगर में आप देख सकते हो. सोलर सिस्टम इस तरह से हमें दिखाई देता है. उसके मिडल में सन, उसके बाद जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन अपने पर्टिकुलर पाथ में विच इज़ नोन एज ऑर्बिट. द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम. क्या होता है सोलर सिस्टम? सन होता है और सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है जो रिवॉल्व करेगी सन के अराउंड. उन सब को मिला के हम सोलर सिस्टम कहते हैं. इसमें लार्ज नंबर में बॉडीज़ होती है, लाइक प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोर्स. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन रहता है सन और बाकी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इट मीन्स प्लैनेट्स के बीच में, इसलिए वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन. तो ये सब किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स. अर्थ, हमें पता है अर्थ भी क्या है. अर्थ एक प्लैनेट है जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. ये भी मेंबर है सोलर सिस्टम का. ये प्लैनेट है एंड देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. तो 8 प्लैनेट्स है टोटल जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और उनका जो एक ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में वो सब अरेंज है, उनका ऑर्डर है. सबसे पहले होता है मर्क्यूरी विच इज़ नियरेस्ट टू द सन, एंड देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. तो फिगर में देख लिया आपने 17.17 में एक सिस्टमैटिक व्यू है सोलर सिस्टम का, राइट. नाउ बूजो इज आस्किंग दैट आई हैव रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स थे, तो अब क्यों नहीं है? Till 2006 there were 9 planets in the solar system. Pluto was the farthest planet from the sun. प्लूटो जो प्लैनेट था वो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट था सन से. 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने अडॉप्ट की एक नई डेफिनेशन प्लैनेट की, तो उस डेफिनेशन में जो प्लूटो है वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए उसको अब हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं, राइट. तो अब हम 1 बाय 1 सबके बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले सन के बारे में पढ़ेंगे. सन क्या है? नियरेस्ट स्टार है फ्रॉम अस. सन को हम बिगेस्ट स्टार या नियरेस्ट स्टार क्यों कहते हैं? बिकॉज जो सन है वो सबसे पास में है अर्थ के, और बाकी के जितने भी स्टार्स हैं वो सब बहुत दूर हैं, तो इसलिए जो नियरेस्ट है वो सन है, एंड इसीलिए हमें सबसे ब्राइट और बड़ा भी दिखता है. सो इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. सन सोर्स है ऑलमोस्ट जितनी भी एनर्जी है अर्थ पे उन सब का. इनफैक्ट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स. जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब पे जो लाइट अगर आ रही है, हीट अगर आ रही है, तो वो सब कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है. तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, राइट. द प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो कि स्टार्स के जैसे दिखते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. प्लैनेट्स और स्टार्स में यही डिफरेंस होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी खुद की लाइट होती है, एंड जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी ओन लाइट नहीं होती, और ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को दैट फॉल्स ऑन दैम, और इसी वजह से हमें प्लैनेट्स दिखते हैं, बिकॉज उनके ऊपर जो लाइट आएगी सनलाइट उसको ये रिफ्लेक्ट करेंगे. तो अब हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में, राइट. तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल भी नहीं करते हैं, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं.
ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी पोजिशन चेंज करते रहते हैं बिकॉज दे ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो अपनी फिक्स प्लेस पे रहते हैं। सो अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व अराउंड द सन। प्लैनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, एंड दैट पाथ इज़ नोन एज ऑर्बिट। टाइम जितना उन्हें लगता है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, जितना टाइम किसी एक प्लैनेट को लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, दैट टाइम इज़ नोन एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। So the period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. जितना ज़्यादा planet का distance increase होगा sun से, उतना ही ज़्यादा time लगेगा revolve करने के लिए, right? Now Bujo is saying that I wonder why the planets do not collide while revolving around the sun. Collide क्यों नहीं करते हो? Because उनके बीच में एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है और उसकी वजह से वो कोलाइड नहीं करते हैं, राइट? सो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी 17.9. You have to go out into the playground with 4 or 5 of your friends. Draw 4 circles of radii 1 meter, 1.8 meter, 2.5 meter and 3.8 meter, all having a common center. जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम होता है उस तरह से आपको ये बनाने हैं सर्कल्स. As one of your friend to stand in the center and represent the sun. 4 other friends may represent Mercury, Venus, Earth and Mars. तो देखिए इसमें क्या होगा कि ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction in their own orbits. Do they collide with one another? देखिए क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनका सबका एक पर्टिकुलर पाथ होता है विच इज़ नोन एज ऑर्बिट. तो वो सब प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन. सो देर इज़ नो चांस टू कोलाइड, राइट? इसमें कोई कोलाइड होने का चांस नहीं होगा बिकॉज सबका अपना अपना अलग अलग पाथ है. बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप. अब जैसे कि अर्थ का हमें पता है कि वो रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन और अपनी ही एक्सिस पे रोटेट भी करती है. इसी तरह से बाकी प्लैनेट्स भी रिवॉल्व भी करेंगे अराउंड द सन एंड रोटेट भी करेंगे अपनी ओन एक्सिस पे. तो जितना टाइम उनको लगेगा प्लैनेट्स को टू कंप्लीट वन रोटेशन, दैट इज़ नोन एज इट्स पीरियड ऑफ रोटेशन, राइट? सो सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स. कुछ प्लैनेट्स की अपने मून्स होते हैं या सैटेलाइट्स होती है जो उन प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करेंगे. तो एनी सेलेस्ट्रियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्ट्रियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. तो अर्थ की अपनी जो सैटेलाइट है, जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, राइट? अर्थ कैन बी सेड टू बी अ सैटेलाइट ऑफ द सन. और अर्थ सन की सैटेलाइट हम कह सकते हैं बिकॉज अर्थ क्या करती है? रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. दो जनरली वी कॉल इट अ planet of the sun. So we use the term satellite for the bodies revolving around planets. Satellite word हम उन ऑब्जेक्ट्स, उन बॉडीज़ के लिए यूज़ करेंगे जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. सन तो प्लैनेट नहीं है ना, तो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन तब हम उसे सैटेलाइट नहीं कहेंगे. सैटेलाइट वर्ड हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब किसी प्लैनेट के अराउंड कोई बॉडी रिवॉल्व करेगी. तो we can say that moon is a satellite of the earth because earth is a planet, right? So there are many man-made satellites revolving around the earth. These are called artificial satellites. man-made satellites भी बहुत सारी हैं जो revolve करती है around the sun और इन्हें हम कहते हैं artificial satellites, right? तो artificial satellite जो first man-made artificial satellite थी उसका नाम था आर्यभट्ट. So next planets Mercury and these Venus we will study in our next class. Thank you.